हेलो चैम्स। तो आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स इन योर यूनिट कॉल्ड नेशनल इनकम। इस टॉपिक में जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है हमारी कंट्री की? अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पूछेंगे जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो वो आपको इतना तो बता ही देगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि जो हमारी हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है, हमारी जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है, यानी इंडिया का जो मैप है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जो कि गलत नहीं है, बट हाँ इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वो इस जियोग्राफिकल टेरिटरी से एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जिसका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। वो जगह पूरी तरह से हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है और वहाँ पे हमारे लोगों का, गुड्स का और कैपिटल का फ्री सर्कुलेशन होता है। तो ऐसी जगह कौन सी होती है? तो ऑफ कोर्स नो डाउट ये जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है, यानी इंडिया का जो मैप है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स ऑल्सो, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी भी है, राइट। बट इसके अलावा और कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं और कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी होती हैं। अब बात करते हैं इंक्लूड कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमारी कंट्री के ऑफकोर्स जो पास ओशन है, उसमें भी हमारा कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। तो उसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। तो वो टेरिटोरियल वाटर्स हमारे हैं। रफली जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं। और जो नॉटिकल माइल्स है वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो हम वाटर में डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। और एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर्स के बराबर होता है, राइट। सो टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा है, जिसको आप रफली 22 किलोमीटर्स भी कह सकते हो, राइट। सो हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, देन एयर स्पेस, राइट, ये सारी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके अलावा हमारी कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज हैं बाहर लोकेटेड है। अब एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है दूसरी कंट्रीज़ में। एक ऑफिस होता है जो हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमारी यानी इंडियन एम्बेसी कहीं भी लोकेटेड है पूरे वर्ल्ड में, वो फिजिकली इंडिया में ना होते हुए भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है। अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जगह हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से एडमिनिस्टर करती है। यहाँ पे हमारे लोगों का, गुड्स का, कैपिटल का फ्री सर्कुलेशन होता है, राइट। सो एम्बेसी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में। सिमिलरली दूसरी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एम्बेसीज होती हैं हमारी कंट्री में। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना के चलते कुछ यूएस सिटीजन्स इंडिया में फंस गए थे, तो उन्होंने इंडिया में यूएस से एम्बेसी को अप्रोच किया होगा कि हमें अपनी कंट्री वापस भिजवाओ। तो इस तरह के काम होते हैं एम्बेसीज में। और लेट्स से बाहर से जो भी लोग आएंगे इंडिया में, लेट्स से यूएस के लोग हैं, तो उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए हैं, वीज़ा की बातें, तो वो सब एम्बेसी के थ्रू होती है। और जैसे लेट्स से इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे गुड्स यूएसए में पॉपुलर हों, तो वो एम्बेसी की कॉमर्स विंग भी होती है। कॉमर्स विंग को कहते हैं कि हमारे गुड्स, इंडियन गुड्स को वहाँ थोड़ा पॉपुलराइज करवाइए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनवाइए, राइट। फिर जैसे ये एम्बेसी इंडिया की है जो यूएस में, वो हमारी इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। कुछ योगा डे, कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह करवाते हैं जिससे इंडियन कल्चर की उस कंट्री में एक छाप हो जाए। और जैसे अगर आपने वो मूवी देखी है एयरलिफ्ट, जिसमें कुवैत में जो लोग फंस गए थे इंडियंस, वो इंडियन एम्बेसी की मदद से फिर इंडिया आने की कोशिश करते हैं। तो वॉर जैसी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में भी एम्बेसीज
का रोल होता है, ऑफ कोर्स दैट्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। और हमारी जो एम्बेसी है बाहर की कंट्रीज़ में वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर यूएस ने, कोई भी कंट्री ने, यूएस तो बहुत ही सुपर पावर है, कोई भी कंट्री ने अपनी कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसी पे कुछ अटैक कर दिया तो वो ऐसे माना जाएगा जैसे उन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया है, राइट। तो एम्बेसी इतनी इम्पॉर्टेंट जगह होती है, तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। कि ये थोड़ी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अच्छा, कई जगह एम्बेसीज को बोला जाता है हाई कमीशंस भी, जैसे इंडिया में बोला जाता है हाई कमीशंस, वो भी एम्बेसीज होती हैं। इनके जो हेड होते हैं उसको हाई कमिश्नर या एम्बेसडर बोला जाता है। अब अगर इंडियन एम्बेसी का जो हेड है लेट्स से यूएस में, वो उनको हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स बोला जाता है। अगर आप भी हाई कमिश्नर बनना चाहते हैं, थोड़ा करियर के बारे में भी बता दूं, तो आप इंडियन फॉरेन सर्विस के थ्रू उसके एग्ज़ाम्स दे के आप एम्बेसडर बन सकते हैं। और अगर आप वैसे नॉर्मल वर्कर भी बनना चाहते हैं एम्बेसी में, तो आप एसएससी के एग्ज़ाम्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जब एम्प्लॉय होते हैं तो भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसीज में पोस्ट हो सकते हैं। थोड़ा करियर इन्फॉर्मेशन भी दे दी है मैंने आपको, राइट। सो ये होती हैं एम्बेसीज। अब कॉन्सुलेट्स, और जो कॉन्सुलेट्स हैं हमारी कंट्री के बाहर, वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। अब कॉन्सुलेट क्या होते हैं? तो एम्बेसी एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है, कॉन्सुलेट भी एक डिप्लोमेटिक मिशन ही होता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, राइट। तो एम्बेसी के जो छोटे छोटे ऑफिसेज और लोकेटेड होते हैं उस कंट्री में, उन्हें कॉन्सुलेट्स कहते हैं। एक मेन डिफरेंस ये है कि एम्बेसी जो है वो उस कंट्री की कैपिटल में लोकेटेड होगा। जैसे अगर यूएस में बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में हमारी एम्बेसी होगी, इंडियन एम्बेसी, और हमारी एम्बेसी के छोटे छोटे ऑफिसेज कॉन्सुलेट्स होंगे यूएस के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे न्यूयॉर्क में, राइट। तो वो कॉन्सुलेट है। तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट एक तरह से डिप्लोमेटिक मिशन ही है दोनों। एम्बेसी बड़ा होता है, कॉन्सुलेट्स एक स्मॉलर डिप्लोमेटिक मिशन होता है। एम्बेसी कैपिटल में लोकेटेड होता है और कॉन्सुलेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में लोकेटेड होते हैं, राइट। ऐसे ही हमारी कंट्री के जो मिलिट्री बेसिस लोकेटेड हैं कहीं बाहर, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग मिलती है, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट स्टोर होते हैं, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं, इवन दो वो फिजिकली इंडिया में लोकेटेड नहीं है। इससे तो ये बात भी साफ होती है कि हमारी कंट्री में अगर ये तीनों चीज़ें लोकेटेड है किसी और कंट्री की, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी, इवन दो वो फिजिकली हमारी कंट्री में लोकेटेड है, राइट। सो जैसे दिल्ली में बात करें, दिल्ली में अगर यूएसए की एम्बेसी लोकेटेड है, जापान की एम्बेसी लोकेटेड है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी, इवन दो वो फिजिकली इंडिया में है। तो लेट मी रिपीट, हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी तो आती ही है, इंक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑफ कोर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, एयर स्पेस, और हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेसिस जो बाहर लोकेटेड हैं वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। और हमारी कंट्री में जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री बेसिस दूसरी कंट्रीज के लोकेटेड हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते। इसके अलावा तीन और चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। जो एयरक्राफ्ट्स रेजिडेंस ऑपरेट करते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स रेजिडेंस ऑपरेट करते हैं बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स रेजिडेंस ऑपरेट करते हैं 2 और मोर कंट्रीज के बीच में, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। जैसे एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है जो जा रही है लेट्स से इंडिया से सिंगापुर, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं, राइट। इसी के अलावा जो शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं रेजिडेंट्स, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। और इसके अलावा वन मोर थिंग, फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स, कोई एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए जो रेजिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल वाटर्स में कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर्स यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स से बाहर हट के, उससे दूर, वहाँ पे भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी जहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है। सो लेट मी रिपीट, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल टेरिटरी तो आती ही है,
साथ ही टेरिटोरियल वाटर्स, एयर स्पेस आते हैं। इसके अलावा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस जो हमारी कंट्री के बाहर लोकेटेड हैं वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। नीडलेस टू से कि हमारी कंट्रीज में जो फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री बेसिस हैं वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाते। एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं। और फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हमारी टेरिटरी का पार्ट माने जाते हैं इफ ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इवन इन इंटरनेशनल वाटर्स। अब हम ये समझ क्यों रहे हैं, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? बिकॉज हम ये देखना चाहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। जैसे दो टर्म्स है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अभी हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना ज़रूरी है, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो सारी फैक्टर इनकम्स, ऑब्वियसली नॉट ट्रांसफर इनकम्स, क्योंकि ट्रांसफर इनकम्स तो प्रोडक्टिव नेचर की नहीं होती, उससे तो कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होती। वो सारी फैक्टर इनकम्स जो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई जाती हैं वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कमाई किसने है। वो रेजिडेंट भी कमा सकता है, वो नॉन रेजिडेंट भी कमा सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो हमारी टेरिटरी में कमाई गई है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएंगी। अब ऑफ कोर्स ये टेरिटरी में कमाई जाती है तो इसके लिए टेरिटरी समझना तो ज़रूरी है ही। तो क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर आपको लिखना पड़े डोमेस्टिक टेरिटरी तो कैसे लिखेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स यानी कि जियोग्राफिकल टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। तो जैसे नॉर्मल हमारी कंट्री में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिलायंस कम्युनिकेशंस इन इंडिया। इसके बाद एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस एट्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड, excluding the foreign ones located within our political frontier. For example, Indian Embassy in America is a part of the domestic territory of India. After that, ships, aircrafts, etc. operated by residents between 2 or more countries, like services provided by Air India between Singapore and Japan, are a part of domestic territory of India. After that, fishing vessels, oil and natural gas rigs, etc. operated by residents in the international waters or any other areas, like research projects undertaken by Indian government in international waters of Indian Ocean is a part of domestic territory of India. यानी इस प्रोजेक्ट से अगर कुछ अर्निंग होती है, कुछ कमाई होती है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएगी। चलिए अब क्विकली कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले नहीं है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि बताइए ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं इंक्लूड होगी, राइट। दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो पॉपुलर। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपको बताना है कि एक इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं, तो बस एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र ये है कि अगर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, चाहे वो किसी ने भी कमाई है, चाहे रेजिडेंट ने चाहे नॉन रेजिडेंट ने, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी, दैट इज इट। और आपको कुछ नहीं देखना कि वो किसने कमाई है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। देखिए अब सिंगापुर तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हो सकता ना, यहाँ कोई एम्बेसी वगैरह की बात भी नहीं की है, सो सिंपली ये इंक्लूड नहीं होगा। बट इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा रीजन भी बताना है, राइट। सो रेंट रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, as Singapore is not a part of domestic territory of India. I think it's easy, right? Salaries to Indians working in Japanese embassy in India. बस आप ये देखें, Japanese embassy in India है ना, it is not a part of domestic territory of India because obviously हमारी कंट्री में अगर किसी और कंट्री की एम्बेसी लोकेटेड है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होती है,
अब ये देखना हमें ज़रूरी ही नहीं है कि ये इंडियन को मिली है या किसको मिली है, एज लॉन्ग एज वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ओके, salaries to Indians working in Japanese embassy in India will not be a part of domestic factor income because Japanese embassy is not a part of domestic territory of India. I hope this is clear to you. Moving on. Profits earned by a branch of an American bank in India. American bank in India, जैसे सिटी बैंक इज एन अमेरिकन बैंक. इंडिया में अगर वो कोई इनकम अर्न करता है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है, राइट? सो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानी जाएगी. Profits earned by a branch of an American bank in India will be included in domestic product of India as the branch of American bank is located within the domestic territory of India. I hope this is clear to you. Moving on. Salaries paid to Koreans working in Indian Embassy in Korea. Indian Embassy है भाई, कहीं भी लोकेटेड है, हमारी टेरिटरी का पार्ट है. वहाँ जो भी इनकम जनरेशन हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है. Salaries paid to Koreans working in Indian Embassy in Korea will be a part of domestic product because Indian Embassy in Korea is a part of domestic territory of India, right? Next, salaries received by Indian residents working in Russian embassy in India. देखिए, मैं इस बात पे तो फोकस ही नहीं कर रही हूँ कि वो पैसे कौन कमा रहा है, किसको मिल रहे हैं. मैं सिर्फ इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि उसकी जनरेशन कहाँ हो रही है, राइट? अब जैसे रशियन एम्बेसी इन इंडिया, आप बताइए क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो, it will not be included as Russian embassy is not a part of domestic territory of India. ओके, विंडफॉल गेन्स. अब विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? जो अचानक से गेन्स हो जाते हैं, लॉटरी इनकम वगैरह. अब विंडफॉल गेन्स तो फैक्टर इनकम ही नहीं है, ये तो ट्रांसफर इनकम है, इससे कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता. तो डोमेस्टिक इनकम में तो ये आ ही नहीं सकता है बिकॉज ये फैक्टर इनकम ही नहीं है. हमारी पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही कि फैक्टर इनकम्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाती हैं, अगर ये फैक्टर इनकम ही नहीं है तो इसको कैसे इंक्लूड कर लेंगे? सो नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड एज विंडफॉल गेन्स आर अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम. दे डू नॉट लीड टू एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. अगर आप चाहते हैं तो मैं नेशनल इनकम से रिलेटेड और भी वीडियोज आपके लिए बनाऊंगी. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.